हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 की सीरीज़। हमने ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है एंड वो वीडियो जो है आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मैं इसके लिए भी प्लेलिस्ट सेपरेट क्रिएट कर दूंगी, जैसे कि मैंने सेबी एक्ट 1992 के लिए क्रिएट किया है। सेबी एक्ट की पूरी सीरीज़ जो है कंप्लीट एक्ट आपके लिए प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आपने अगर नहीं देखा तो जाके देखिए। ये जो सीरीज़ मैं कवर करा रही हूँ ये सेबी के लीगल ऑफिसर ग्रेड ए की जो एग्ज़ाम होने वाली है 28 फरवरी को, यानी कि 20 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है फेज़ 1 का, उसके लिए मैं कंडक्ट करा रही हूँ। एंड ये जो सेबी एक्ट है, SCRA एक्ट है और ये डिपॉजिटरी एक्ट है, ये सारे एक्ट नॉन कन्वेंशनल एक्ट है। जब आप जुडिशरी की प्रैक्टिस करते हो, जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हो, तब आप ये एक्ट नहीं पढ़ते हो, इसलिए मैंने पहले ये कवर किया है। एंड ऑल्सो वेटेज इज़ वेरी मच फॉर दीज एक्ट्स प्लस कंपनी लॉ, इनका सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो ये सारे एक्ट्स आप वेल वर्स्ड होने ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो इसलिए मैंने ये सारे एक्ट ज़्यादा पहले उठाए हैं। छोटे छोटे एक्ट है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। सारे वीडियोस जो है मेरे टोटल 7 वीडियोस है सेबी एक्ट के, जो कि हाफ एन आवर से लेस टाइम के हैं सारे वीडियोस। आप 1 गो में पूरे वीडियोस देख सकते हो। आप चाहे नॉर्मल स्पीड पे देखो, स्पीड बढ़ाकर देख लो, कंप्लीट देख लो, 2-3 बार देख लो, ताकि पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, और आपका जो है मैक्सिमम जो है वो एक दिन में ये हो जाएगा बिल्कुल पूरा सेबी एक्ट। वैसे मैं SCRA की सीरीज लेकर आई हूँ, जिसका ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो गया है। ये सेकेंड वीडियो है आज। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी मिनिमम वीडियोज़ में ये कंप्लीट हो जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सेक्शन नंबर 13 से बात स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन इन सिक्योरिटीज़ के बारे में। ठीक है, अभी जैसे कि हम जानते हैं इस एक्ट का नाम ही सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट से ये डील करता है एंड ऑप्शन इन सिक्योरिटी। सेक्शन 13 जो हमें बोल रहा है ना, ये बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट इन नोटिफाइड एरियाज इलीगल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वो जो है वो इलीगल माने जाते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस में। किस नोटिफाइड एरिया में अगर वैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए तो उसको क्या माना जाएगा? इलीगल माना जाएगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेटिस्फाइड हो जाता है कि नेचर या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है सिक्योरिटी में जो हो रहा है, किसी स्टेट में हो रहा है या किसी एरिया में हो रहा है उस स्टेट की, और वो ये नेसेसरी है कि उसके नोटिफिकेशन को ऑफिशियल गैजेट में डाला जाए और डिक्लेयर किया जाए कि दिस सेक्शन टू अप्लाई टू सच स्टेट एंड एरिया एंड देयर अपॉन every contract in such state and area which is entered into after the date of notification otherwise than in between the member of recognized stock exchange or recognized stock exchange in such state or state area or though or through or with some member shall be illegal। यानी कि यहाँ टाइम स्पेसिफाई किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाता है कि नेचर या वॉल्यूम जो है ट्रांजैक्शन का किसी स्टेट या स्टेट के किसी पार्ट में, ठीक है, और ये ज़रूरी है, तो उस पार्ट के लिए ज़रूरी है कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके बता दिया जाए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा स्टेट पे या स्टेट ऑफ एरिया पे। और अगर वो जो है ना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जो अप्लाई किया जा रहा है किसी स्टेट पे या किसी पर्टिकुलर एरिया पे, वो एंटर किया जाता है आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जिस दिन नोटिफिकेशन था उसके बाद किया जा रहा है, अदरवाइज देन इन बिटवीन द मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो डेट था उसके बाद किया जा रहा है, नोटिफिकेशन के डेट के बाद किया जा रहा है। और जो बिटवीन जो नॉर्मली किसके बीच में होना चाहिए? मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये उनके अलावा किसी और के बीच में हो रहा है उस स्टेट या स्टेट्स के कोई एरिया में, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। यानी कि किनके बीच में होना चाहिए? तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर के बीच में होना चाहिए, नोटिफिकेशन डेट से पहले होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए, वरना वो क्या हो जाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाएगा। सिंपल। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इंटर किया गया मेंबर्स के बीच में किसी 2 या 2 से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है, किसी स्टेट में या एरिया में स्टेट के, तो वो क्या होगा? वो सब्जेक्टेड होगा ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन से जो भी स्टिपुलेट किया जाएगा उस स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, उस विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करना है। यानी कि ये जो है, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा ना मेंबर के बीच में 2 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के, तो उनको जब इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए आपको टर्म्स एंड कंडीशन मानने होंगे,
प्लस प्रायर अप्रूवल लगेगा आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का प्रायर अप्रूवल लगेगा, प्लस टर्म्स ऑफ कंडीशन फॉलो करने होंगे। दूसरा जो कंडीशन है ये बोल रहा है प्रायर परमिशन लेना होगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का, जिसके मेंबर डील कर रहे हैं ना उनका भी परमिशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ सेबी के भी प्रायर अप्रूवल लगेगा। तो ये था प्रोवाइजो, इन दोनों के कंडीशन फुलफिल होने के साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ये था हमारा 13। नेक्स्ट सेक्शन जो है ये है 13A, जिसमें बात हो रही है एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर के बारे में, ठीक है। तो 13A हमें सिंपली यही बोल रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ना वो स्टैब्लिश कर सकता है एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर भी। एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, लेकिन प्रायर अप्रूवल किसका लगेगा, सेबी का लगेगा, और टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने होंगे जो भी बोर्ड स्टिपुलेट करेगा। सिंपल यही याद रखना है। 13A में एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर के बारे में बात हो रही है। एंड देन ये कौन कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो स्टैब्लिश कर सकता है एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर। प्रायर परमिशन किसकी लगेगी, सेबी की लगेगी, और टर्म्स एंड कंडीशन जो भी बोर्ड स्टिपुलेट करेगा वो मानना पड़ेगा। बस इतना ही देखना है 13A में। फिर आते हैं 14 पे, जो बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स इन नोटिफाइड एरिया टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब 13 में हमने देखा था कि इलीगल हो जाएगा सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, जो नोटिफाइड डेट के बाद हो रहा है, जो मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अलावा किसी और के बीच में हो रहा है, तो वैसे इलीगल हो जाएंगे। अब यहाँ 40 में बोल रहा है वॉइड कब हो जाएगा, कैसे सर्कमस्टांसेस में, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है किसी स्टेट में या स्टेट की कोई एरिया में, जो भी नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया गया सेक्शन 13 वाले नोटिफिकेशन में, ठीक है। और वो जो है ना वो कंट्रावीन कर रहा है बायलॉज, कुछ बायलॉज है उस स्टेट के, उसको वो कंट्रावीन कर रहा है, उसको वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। और जो बायलॉज कहाँ स्पेसिफाइड किए गए हैं, सेक्शन 9 के सब सेक्शन 3 के क्लॉज A में। तो ऐसे बायलॉज को वो क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यानी कि सिर्फ आप देखो तो 13 और 14 में डिफरेंस है। अगर इलीगल कब होगा, 13 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है अगर जो मेंबर है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के उनके अलावा किसी और ने एंटर किया या नोटिफिकेशन के बाद एंटर किया तो वो इलीगल होगा। लेकिन अगर बायलॉज की वॉयलेशन करके बनाया है तो फिर ये वॉइड हो जाएगा। और वॉइड किसके रिस्पेक्ट में होगा, एज रिस्पेक्ट टू द right of any member of the recognized stock exchange who has entered into such contract in contravention of such bylaws, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में वो void होगा, वो मेंबर के रिस्पेक्ट में किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के जो जिन्होंने एंटर किया था वैसे कॉन्ट्रैक्ट में इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सच बायलॉज, वो वैसे बायलॉज का कॉन्ट्रावीन करके जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर ने एंटर किया ना वैसे कॉन्ट्रैक्ट में, उन सब के बिहाफ में वो वॉइड हो जाएगा। दूसरा किसके रिस्पेक्ट में होगा, रिस्पेक्ट टू द राइट ऑफ एनी अदर पर्सन हु इज नोइंगली पार्टिसिपेट इन द ट्रांजैक्शन इंटेलिंग सच कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि वो मेंबर्स के बिहाफ में, वो मेंबर्स के लिए तो ये होगा ही होगा वॉइड, प्लस वैसे अदर पर्सन के लिए भी वो वॉइड होगा जिन्होंने नोइंगली पार्टिसिपेट किया, जिनको पता था ये जो ट्रांजैक्शन है दिस इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द बायलॉज, फिर भी उन्होंने एंटर किया तो उनके बिहाफ में भी जो है ना ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यही बोला जा रहा है क्लॉज 2 में कि इसमें कुछ भी दिया हो क्लॉज 1 में वो इफेक्ट नहीं करेगा किसी ऐसे पर्सन का राइट जो कि मेंबर नहीं है स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है, या कोई अदर पर्सन नहीं है जिसको नॉलेज था, तो जो वैसा पर्सन जिसको कोई नॉलेज नहीं है उस ट्रांजैक्शन का कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कॉन्ट्रावीन कर रहा है बायलॉज, तो फिर उनके बिहाफ में वो वॉइड नहीं होगा। जिनकी गलती नहीं है उसके अगेंस्ट हम वॉइड उसको नहीं कर सकते, जिनकी गलती है बस उनके अगेंस्ट ही ये वॉइड होगा। ये था हमारा सेक्शन नंबर 14। अब चलते हैं सेक्शन 15 की तरफ, जो बोल रहा है मेंबर्स में नॉट एक्ट एज प्रिंसिपल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस मेंबर जो है ना वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट नहीं करेंगे। तो क्या बोल रहा है, कोई भी मेंबर जो होगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का तो सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एज अ प्रिंसिपल विथ एनी अदर than a member of a recognized stock exchange unless he has secured a consent or authority of such person and discloses a note, memorandum or agreement of sale or purchase that he is acting as a principal। यानी कि कोई भी पर्सन जो होता है ना, जो मेंबर है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का और वो सिक्योरिटी में डील कर रहा है, ठीक है, वो एंटर तभी कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एज अ प्रिंसिपल, यानी कि कोई मेंबर तभी एज अ प्रिंसिपल जो है एंटर कर सकता है किसी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट में जब तक
जो है वो अपना कंसेंट या अथॉरिटी नहीं दे देता है वैसे पर्सन को, और या डिस्क्लोज नहीं कर देता है नोट में कि वो जो है ना सेल या परचेस के लिए एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है अदर पार्टी को, तभी है वो आप प्रिंसिपल के तौर पे एक्ट कर सकते हो। ये है सेक्शन नंबर 15। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना होगा तभी कर सकते हो। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, जो मेंबर ने कंसेंट दिया ना, सिक्योर द कंसेंट और अथॉरिटी ऑफ सच पर्सन अदरवाइज देन इन राइटिंग ही शैल सिक्योर रिटर्न कंफर्मेशन। अगर आपने ओरल में दिया या अदरवाइज देन ऑन राइटिंग में दिया है तो क्या होगा, आपको रिटर्न कंफर्मेशन भी लेना होगा। ठीक है, और वैसे रिटर्न कंसेंट या अथॉरिटी जो है वो नेसेसरी नहीं होती है क्लोजिंग आउट करने के लिए। किसी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट है ना, उसके लिए फिर रिटर्न परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 16, जो बता रहा है पावर टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस, यानी कि सर्टेन केसेस में जो है कॉन्ट्रैक्ट को प्रोहिबिट भी किया जा सकता है, इसकी भी पावर है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये ज़रूरी है ताकि या अनडिज़ायरेबल स्पेकुलेशन जो होता है ना किसी सर्टेन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में किसी स्टेट में या एरिया में, तो उसके लिए ये ज़रूरी, उसको प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है अनडिज़ायरेबल स्पेकुलेशन जो होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसको रोकने के लिए। तो वो क्या कर सकता है, नोटिफिकेशन देगा ऑफिशियल गैजेट में और डिक्लेयर करेगा कि नो पर्सन इन द स्टेट और एरिया स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन शैल, save with the permission of the central government, enter into a contract for the sale or purchase of any security specified in the notification except to the content and in the manner as specified therein। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि ऐसे कुछ अनडिज़ायरेबल एक्ट हो सकते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, अनडिज़ायरेबल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, नोटिफिकेशन दे देगा ऑफिशियल गैजेट में और वो डिक्लेयर कर देगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, कोई भी पर्सन जो है ना वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, और वो तभी कर सकता है जब उसके पास प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन है इसके रिगार्डिंग, तभी वो एंटर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। और अगर किसी पर्सन ने एंटर कर लिया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रावेंट कर रहा है प्रोविज़न का फर्स्ट क्लॉज 16 का फर्स्ट क्लॉज, तो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, इलीगल कहलाएंगे। ठीक है, ये था हमारा 16 का क्लॉज 2, इलीगल कहलाएंगे। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन नंबर 16। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 17 की तरफ, जो बता रहा है लाइसेंसिंग ऑफ डीलर इन सिक्योरिटी इन सर्टेन एरियाज। ठीक है, अब डीलर की लाइसेंस के बारे में बात हो रही है, तो इसमें आपको जानने के लिए है कि नो पर्सन शैल कैरी और पर्पट टू कैरी ऑन वेदर ऑन हिज ओन बिहाफ और बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन द बिजनेस डीलिंग इन सिक्योरिटी एरिया, जब तक कि which section is not declared to apply, the which the central government by official declared this section to apply except under the authority of the license। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर समझे इस सेक्शन में तो यही बोला जा रहा है कि अगर आप डील करना चाहते हो ना सिक्योरिटी में किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी स्टेट में या उसके किसी एरिया में, तो आपको जो है लाइसेंस लेना जरूरी है। विदाउट लाइसेंस जो है आप डील नहीं कर सकते हो सिक्योरिटी में, यही बता रहा था सेक्शन नंबर 17। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, ये बता रहा है सेक्शन नंबर 18, ये बता रहा है एक्सक्लूजन ऑफ स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सेक्शन 13, 14, 15 एंड 17। अब यहाँ बता रहा है कि 13, 14, 15, 17 में जो दिया था ना वो स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है और इस पे जो है जनरल प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे जो कि 13, 14, 15, 17 में दे रखे हैं। बस इतना ही याद रखना है सेक्शन नंबर 18 के लिए। फिर 18A पे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स इन डेरिवेटिव। ये क्या बता रहा है कि अगर किसी अदर लॉ में कुछ दे रखा हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना डेरिवेटिव शैल बी लीगल एंड वैलिड इफ सब कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, settle on a clearing house of a recognized stock exchange in accordance with the rules bylaws of such stock exchange। यानी कि कुछ भी अदर लॉ में कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है डेरिवेटिव्स में, वो इलीगल माना जाएगा और उसको वैलिड माना जाएगा अगर वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो है रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी एक्सचेंज में डील कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, या वो सेटल कर रहा है ऑन अ क्लियरिंग हाउस ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। और कैसे करा, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड बायलॉज ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, उसके रूल्स और बायलॉज के हिसाब से कर रहा है।
ठीक है, तो कुछ भी दे रखा हो किसी अदर बायलॉज में, जो भी इन्फोर्स है कॉन्ट्रैक्ट इन डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, लीगल और वैलिड होगा अगर वो ट्रेड किस में कर रहा है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, या सेटल क्या कर रहा है, क्लियरिंग हाउस ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कैसे, रूल और बायलॉज के हिसाब से सच स्टॉक एक्सचेंज का। ये हो गया हमारा 18A। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि 19 है। ये बता रहा है स्टॉक एक्सचेंज अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज प्रोहिबिटेड। तो कोई पर्सन जो है ना, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज और असिस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग और बी अ मेंबर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज अदर देन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग इन एंटरिंग इनटू और परफॉर्मिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज। यानी कि अगर किसी पर्सन को जो है ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है, असिस्ट करना है, या असिस्ट ऑर्गेनाइजिंग में असिस्ट करना है, या मेंबर बनना है किसी स्टॉक एक्सचेंज का, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ के, ताकि वो असिस्ट कर सके या इंटर कर सके या परफॉर्म कर सके कोई कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी में, तो उसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। जब तक आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ली है आप ये सब काम नहीं कर सकते हो। क्या क्या, असिस्ट करना, मेंबर बनना किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, कोई नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना, और वो किस लिए, ताकि असिस्ट कर सके, इंटर कर सके, परफॉर्म कर सके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो है ना सेक्शन, वो कब फोर्स में, वो शेल केम इनटू फोर्स इन एनी सच एरिया और स्टेट on such day as the central government by notification। ठीक है, this is not important for you। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ऑप्शन इन सिक्योरिटीज। ठीक है, ये जो है ये सेक्शन आई थिंक डिलीट हो गया है हमारा। ठीक है, यस, ओमिटेड बाय सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955, सो दिस सेक्शन इज ओमिटेड नाउ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 21 बता रहा है कंडीशन क्या होगा लिस्टिंग का। तो जहां सिक्योरिटी लिस्टेड है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सच पर्सन कैन कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ द लिस्टिंग अग्रीमेंट विद दैट स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि जहां सिक्योरिटी लिस्टेड है किसी पर्सन के एप्लीकेशन पे, वो पर्सन क्या है, वो पर्सन जो है उसने एप्लीकेशन मेड किया सिक्योरिटी लिस्ट करने के लिए किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तो वैसे पर्सन को ना कंप्लाई करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कंडीशन, जो भी लिस्टिंग अग्रीमेंट के कंडीशन होंगे उस स्टॉक एक्सचेंज के, तो वो सारे कंडीशन जो है आपको मानने पड़ेंगे अगर आप लिस्टिंग कराना चाहते हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, अब आपने लिस्टिंग करा लिया, अभी डी लिस्टिंग भी हो सकती है 21A में। अब जो है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डी लिस्ट भी कर सकती है किसी सिक्योरिटी को, और वो कब करेगी, अपना रीज़न रिकॉर्ड करेगी, तो और उसके बाद क्या, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से उसको डी लिस्ट कर सकती है वैसे ग्राउंड पे जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं इस एक्ट में। ठीक है, प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी जो है कंपनी की वो डी लिस्ट नहीं हो सकती है जब तक कंपनी जो भी कंसर्न है ना उसको एक बार अपॉर्चुनिटी ना दिया जाए हर्ड का, उसको हर्ड का अपॉर्चुनिटी देगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होगा, ऑडी ऑल्टरम पार्टम फॉलो होगा, देन जो है कंपनी का सिक्योरिटी डिलिस्ट करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल मीनिंग था बस। दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट अंडर सेक्शन नंबर 21 की डी लिस्टिंग के बारे में बात कर रहा है 21A, एंड 21 इज लिस्टिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लिस्टिंग ऑफ कंडीशन फॉर लिस्टिंग, एंड देन 21A इज डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, फेज़ 1 जो है ना, फेज़ 1 में इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चन का लेवल जो आपका होता है ना इजी टू मॉडरेट होता है। तो फेज़ 2 जो जब होता है ना उसमें आपकी डिटेलिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी के लिए मैं फेज़ 1 के लिए कवर करी हूँ, इसलिए मैं फास्ट भी चल रही हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं है आपके पास। ठीक है, अभी मैक्सिमम जो है, अभी मैं सेकेंड लेक्चर में हूँ और मैंने सेक्शन नंबर 21 तक कवर कर लिया है, तो मैक्सिमम आपके 2 लेक्चर और लगेंगे और ये एक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर हम मिलेंगे सेक्शन नंबर 22 के साथ, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं कल जो है मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट सेक्शन सारे कवर करा दूँ, बिकॉज बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन मैं जस्ट बताऊँगी और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना उतनी चीज़ें बस कवर करूँगी, क्योंकि अगला नेक्स्ट जो लेक्चर है ना वो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं आगे आपके लिए, तो ये लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करिएगा कल का लेक्चर।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा कराऊंगी तो फिर इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन वो आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई एम साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन. थैंक यू.